नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल फॉर्म ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि यूपी एलटी ग्रेड परीक्षा के लगभग लगभग हर सब्जेक्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। कुछ ही सब्जेक्ट बचे हैं जिसके रिजल्ट नहीं आए हैं और कुछ सब्जेक्ट के तो मेंस के फॉर्म भरना स्टार्ट भी हो चुके हैं, जैसे कि संस्कृत सब्जेक्ट का और कॉमर्स सब्जेक्ट का मेंस का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, ये फॉर्म कल से भरना स्टार्ट हुआ है। मैंने कल कई यूट्यूब चैनल सर्च किए कि कोई कहीं से पता चलेगा कि फॉर्म का क्या तरीका है, कैसे भरना है फॉर्म। लेकिन मुझे एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिला जिसमें से बताया जाए कि स्टेप बाय स्टेप हमको कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो दोस्तों, आज का हम जो अपना वीडियो लाए हैं वो इसी पे आधारित है कि आपको अपना मेंस का फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप, उसमें आपको क्या क्या स्टेप यूज़ करने हैं। तो उसी के बारे में आज का हमारा वीडियो है। वीडियो थोड़ा टेक्निकल होने वाला है और हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो जाए, क्योंकि अभी मुझे खुद भी कुछ जानकारी नहीं है कि अंदर कितने स्टेप हैं और क्या क्या चीज़ें हम लोग को फिलअप करनी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं कैसे भरा जाएगा मेंस का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप। लेकिन भरने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से वही एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपके पास मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, मेंस का फॉर्म फिलअप करने के लिए हमको सबसे पहले यूपी पीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। देखिए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन है और फिर इसको स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपका रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड का नोटिस चल रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिखा रहा है, फिल ऑनलाइन डिटेल्स फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर A-5/E-1/2025 असिस्टेंट टीचर ट्रेन ग्रेजुएट ग्रेड मेल ऑब्लिक फीमेल ब्रांच मेंस एग्जाम 2025 कॉमर्स एंड संस्कृत। तो हमको इसी में यहाँ पर सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है। अभी कॉमर्स और संस्कृत का ही भरा जा रहा है, इसीलिए यही वाला ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। आगे आने वाले दिनों में और भी चीज़ें आएंगी, और भी सब्जेक्ट के आएंगे तो आपको वहाँ भी भरना होगा। मैं इसमें और भी जो नोटिफिकेशन है उसको मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, जो भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था मेंस के फॉर्म करने के लिए भरने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी ही सारे यूट्यूब चैनल्स पे चल रहा है। अगर आपको वो नोटिफिकेशन देखना है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे कहेगा कैंडिडेट ऑथेंटिकेशन विथ ओटीआर। जैसा कि हम लोग प्री का फॉर्म फिलअप किए थे वहाँ भी ओटीआर पहले मांगता था, तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमको यहाँ ओटीआर नंबर अपना डालना है और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ हमारी डिटेल खुल जाएगी, जिसमें एप्लीकेंट नेम, फादर हस्बैंड नेम, मदर नेम, जेंडर, होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट और कास्ट कैटेगरी, ये सारी चीज़ें दिखा रहा होगा। तो हम इसको देख के यहाँ पर क्लिक हेयर टू ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों, हमको यहाँ पर या तो पासवर्ड से या तो ओटीपी के माध्यम से हमको यहाँ पर अपना लॉगिन करना है और फिर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास पासवर्ड है तो आप पासवर्ड डाल के प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपका पासवर्ड नहीं है तो आप थ्रो ओटीपी पे क्लिक करके यहाँ पर मोबाइल पर ही ओटीपी आएगा, गेट ओटीपी पे क्लिक करिएगा तो मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा, उसे डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर खो गया है या अब वर्किंग नहीं है, किसी कारणवश उसमें ओटीपी आप नहीं ले सकते हैं, तो आपको करना क्या है, मैंने उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कैसे चेंज करना है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या तो मेरे यूट्यूब चैनल में उसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूपी पीएससी की, तो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पासवर्ड के जरिए आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपना पासवर्ड से लॉगिन करके अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेंट डैशबोर्ड खुल जाएगा, मतलब ओटीआर डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो यहाँ आपको अपना फॉर्म देख लेना है असिस्टेंट टीचर का। तो यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर दिखा रहा है असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल संस्कृत। तो हमको यहाँ पर इसको थोड़ा सा साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पर अपना लेटेस्ट स्टेटस चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए चेक लेटेस्ट स्टेटस दिख रहा है, हमको इस पर क्लिक करना है। स्टेटस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारा करंट स्टेटस यहाँ पर खुल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फॉर्म एक्सेप्टेड दिखा रहा है और उसके बाद करंट एक्टिविटी में लिख रहा है फिल ऑनलाइन डिटेल्स फॉर कन्वेंशनल फॉर्म। तो हमको यही फॉर्म फिलअप करना है मेंस के लिए। तो यहाँ पर 3 स्टेप है। यहाँ पर देखिए पहला फी डिपॉजिशन है, दूसरा है फिल फाइल इंफॉर्मेशन अंडर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म और तीसरा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। हमको ये तीनों ही स्टेप पूरे करने हैं मेंस का फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो सबसे पहले हमको फी डिपॉजिशन करना है। तो यहाँ नीचे एक्शन में दे रहा है प्रोसीड फॉर फी डिपॉजिशन, तो हमको इसी पे क्लिक करना है। दोस्तों फ़ी पे करने के लिए जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमको एसबीआई के गेटवे पे ले जाएगा। तो यहाँ एसबीआई गेटवे में कई आपके
ऑप्शन है, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, अदर बैंक नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, अदर बैंक के डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, या फिर यूपीआई से कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है पेमेंट करने की, तो आप यहाँ पर ऑफलाइन एसबीआई ब्रांच से भी कर सकते हैं। मतलब आप एसबीआई ब्रांच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका एक चालान जनरेट कर देगा, जिसको भर के आप किसी भी एसबीआई की शाखा में उसको जमा कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर पेमेंट करते हैं, उसके बाद का ऑप्शन आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आपका पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट होगा, आप पेमेंट कर चुके होंगे, तो ये आपको सीधे ही कन्वेंशनल फॉर्म मतलब नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। तो ये हमारा कन्वेंशनल फॉर्म ऑलरेडी खोल चुका है। यहाँ पर आपका ओटीआर नंबर, नेम, एप्लीकेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी और मैरिटल स्टेटस ये दिखा रहा होगा ऊपर। फिर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है, तो अब यहाँ पर स्टेप देखिए दे रहा है कन्वेंशनल फॉर्म के 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप हैं। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले पर्सनल डिटेल बननी है, फिर एकेडमिक डिटेल बननी है, फिर स्पेशल एकेडमिक डिटेल बननी है, फिर एक्सपीरियंस बनना है, फिर प्रेफरेंस शीट बननी है, फिर अदर डिटेल बननी है, और फिर फाइनल सबमिट, इसको सबमिट कर देना है। तो हम सबसे पहले चलते हैं कैंडिडेट नेम। सबसे पहले हमसे मांग रहा है पर्सनल डिटेल में कैंडिडेट नेम इन हिंदी। तो यहाँ पर कह रहा है आपका नाम शिव कुमार है, तो आप शिव लिखकर स्पेस बार को दबाएं। अब शिव हिंदी में लिख जाएगा। इसी तरीके से आप कुमार लिखकर स्पेस बार को दबाएं, अब कुमार हिंदी में लिख जाएगा। तो हम लोग लिख के देख लेते हैं। इसी का जो दे रहा है वो, तो उसी को हम लिख के देख लेते हैं। देखिए लिख रहा है। इसी तरह से आपको अपना नाम यहाँ पर हिंदी में लिख लेना है। देखिए शिव कुमार, ये देखिए लिख गया। तो इसी तरह से आपको अपना हिंदी में नाम लिख लेना है। फिर इसके बाद कैंडिडेट फ़ोन नंबर विद एसटीडी कोड, अगर आपके पास फ़ोन नंबर है एसटीडी कोड बेसिक फ़ोन, तो वो आप यहाँ डाल दीजिएगा। नहीं है तो छोड़ सकते हैं। जितनी भी पिंक आपकी स्टेप हैं, पिंक कॉलम है जितने, वो आपके मैंडेटरी हैं। जो वाइट कलर का कॉलम है वो मैंडेटरी नहीं है, आप उसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आपका फादर का नेम इधर दिखा रहा होगा। अब आपको यहाँ पर फादर की डेजिग्नेशन सेलेक्ट करनी है कि वो क्या करते हैं, कोई भी जो भी उनका प्रोफेशन हो वो आपको इस लिस्ट से सिलेक्ट करके डाल देना है। इसमें तो सारा चीज़ दी हुई है, तो उसमें आपको डाल देना है। अब यहाँ पर बात आती है, जैसे मान लीजिए वो खेती करते हैं, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर देखिए फार्मर दिया हुआ है, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद आपको फादर का ओरिजिनल रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है। तो वो आप अपना एड्रेस, जो भी फादर का एड्रेस हो, वो यहाँ पर दिखा दीजिएगा विथ पिन कोड। मतलब पिन कोड के साथ अपना एड्रेस डालना है, जैसे कि विलेज, पोस्ट, आप थाना भी दिखा सकते हैं, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, और आपका पिन कोड। उसके बाद फादर का बर्थ प्लेस, जो भी फादर का बर्थ प्लेस होगा वो आपको दिखाना है। फिर फादर की नेशनलिटी, तो वो इंडियन ही होगी, तो आप यहाँ पर इंडियन दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद फादर की एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल रिसोर्सेज, तो फादर की जो भी एनुअल इनकम है ऑल रिसोर्सेज से, तो वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर फादर की ही एनुअल इनकम लिखनी है, बाकी ऑल फैमिली की एनुअल इनकम नहीं लिखनी है। इसी तरह आपका अगला होगा मदर का विवरण। तो उसी सेम वैसे ही विवरण है जैसे फादर का आपने भरा। तो मदर का नेम हो जाएगा, मदर की डेजिग्नेशन हो जाएगी, मदर का रेजिडेंशियल एड्रेस, मदर का बर्थ प्लेस, मदर की नेशनलिटी, और मदर की एनुअल इनकम। मदर की एनुअल इनकम अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर लिख रहा है टाइप 0 इफ़ नॉट एप्लीकेबल, तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख देंगे। तो फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, तो ये आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ से सेव हो जाएगी। दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आएगा एकेडमिक डिटेल्स का। तो यहाँ पर हमको अपनी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, और अगर आपका पर स्नातक है तो वो भी, और उसके बाद उसके अलावा कोई और डिटेल देना चाहते हैं तो आपको वो भी यहाँ पर फिलअप कर देनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हाई स्कूल चलते हैं। तो यहाँ हमसे बोर्ड का नाम पूछेगा, तो यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, तो आप इस लिस्ट में आपका सारा बोर्ड रहेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी बोर्ड हो आप यहाँ सिलेक्ट करके डाल देंगे। यूपी बोर्ड के अगर आप हैं तो आपको यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑप्शन दे रहा है, यही आपको डालना है। बाकी आपको कोई भी ऑप्शन नहीं डालना है यूपी बोर्ड के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे अपने कॉलेज का नाम डालना है, मतलब जिस भी स्कूल से आपने किया है उसका स्कूल का नाम आपको अपनी मार्कशीट में मिल जाएगा। जैसा सेम उसमें नाम दिया है आपको सेम वैसा ही नाम यहाँ पर टाइप कर देना है। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा पासिंग ईयर, तो वो आप लिस्ट से अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट करके यहाँ डाल देंगे। फिर एडमिशन ईयर पूछेगा। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने अपना हाई स्कूल 2010 में किया है, तो आपका एडमिशन ईयर क्या होना चाहिए, वो निश्चित तौर पे एडमिशन ईयर होगा 2009।
अब उसके बाद लीव ईयर पूछेगा, तो लीव ईयर आपका 2010 में आपने हाई स्कूल कर लिया है तो लीव ईयर भी आपका 2010 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ बात आती है कि हमने अभी कॉलेज तो नहीं छोड़ा, हमने इंटर भी वहीं से किया है, तो ये कॉलेज की बात नहीं कर रहा है, ये हाई स्कूल की बात कर रहा है। तो हाई स्कूल 2010 में ही आपने लीव कर दिया है तो आप यहाँ पर 2010 फिल कर दीजिएगा। इसके बाद इवोल्यूशन टाइप क्या है, मतलब आपके मार्क्स उसमें कैसे आए हैं, मार्क्स मिले हैं, परसेंटेज मिला है, ग्रेड है, पॉइंट सिस्टम है, सीजीपीए है, परसेंटाइल है, पास्ड है या अदर है। तो हाई स्कूल में मार्क्सी सिस्टम होता है, तो यहाँ पर आप मार्क्स डाल दीजिएगा। यूपी बोर्ड में अगर आप सीबीएसई से हैं तो उसमें पुराने कैंडिडेट होंगे तो उसमें सीजीपीए होगा, और नए कैंडिडेट होंगे तो उनका परसेंटेज सिस्टम ही होगा या मार्क्स सिस्टम आप यहाँ डाल सकते हैं। तो अगर आप मार्क्स डालेंगे तो मार्क्स पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपका मार्क्स डालने का कॉलम खुल जाएगा। यहाँ पर आपको ऑब्टेन मार्क्स डालना है और फिर यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स डाल देना है। जैसे मान लीजिए आपके 600 में 302 नंबर है तो आप यहाँ पर लिखेंगे 302 और फिर यहाँ पर लिखेंगे 600 नीचे। ये जब आपका थोड़ा सा लोडिंग करेगा तो 302 के बाद आप यहाँ पर 600 लिखेंगे तो फिर ये आपका यहाँ पर परसेंटेज अपने आप ही कैलकुलेट होके आ जाएगा। देखिए दोस्तों, परसेंटेज आ गया। अब इसके बाद यहाँ आपसे डिवीज़न मांगेगा तो डिवीज़न आपको डाल देनी है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जो भी आपका डिवीज़न हो वो आपको डाल देनी है। सर्टिफिकेट नंबर, अब सर्टिफिकेट नंबर पे आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना है जो कि मार्कशीट में होगा, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में। आपके अगर आपने हाई स्कूल 2010 के पहले किया है तो आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर आपकी सनत में मिलेगा। अगर आपने 10 के बाद किया है तो आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर आपकी मार्कशीट में ही मिलेगा, जो कि राइट साइड में होगा। जिस रो में आपका रोल नंबर होता है उसके लास्ट रो में देखिएगा सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा, वो आपको यहाँ फिल कर देना है। फिर रिमार्क्स में इफ़ एनी अगर कोई रिमार्क्स है, जैसे कि मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आपकी डिस्टिंक्शन है तो आप यहाँ पर रिमार्क्स में लिख दीजिए डिस्टिंक्शन इन हिंदी सब्जेक्ट। इस तरह से आप रिमार्क्स डाल सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर टोटल सब्जेक्ट का एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट आपके हाई स्कूल में रहे होंगे वो आपको उतने सब्जेक्ट के नंबर डाल देना है। जैसे मान लीजिए 6 सब्जेक्ट रहे हैं तो आपको यहाँ 6 लिख देना है, और फिर देखिएगा यहाँ पर 6 कॉलम खाली कॉलम आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर 6 सब्जेक्ट के नाम आपको लिखने हैं। जैसे पहले में हिंदी लिख दीजिए, उसमें कितने नंबर मिले हैं, कितने में मिले हैं वो लिखना है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग, इस तरह से 6 सब्जेक्ट हो गए। उसके सारों के नंबर आपको यहाँ पर डालने हैं अलग अलग, और मैक्सिमम मार्क्स तो 100 रहेगा ही। तो ये आपका सेव एंड, इसके बाद आपको जब ये डाल लेंगे तो यहाँ से सेव एंड ड्राफ्ट कर देंगे तो आपका ये हाई स्कूल वाला पोर्शन सेव हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि आज जब आप 6 सब्जेक्ट भरेंगे और उनके मार्क्स भरेंगे तो इन मार्क्स का जो टोटल होगा तो वो टोटल आपका ऑब्टेन मार्क्स के बराबर होना चाहिए, और जो मैक्सिमम मार्क्स का टोटल होगा वो टोटल आपका मैक्सिमम मार्क्स के बराबर होना चाहिए। तो ये आपका एक क्रॉस चेक भी हो जाएगा। और फिर और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरेंगे तो उसको सेव एज ड्राफ्ट जरूर करते जाइएगा, क्योंकि अगर आप सेव नहीं करेंगे और डायरेक्ट आप नीचे जाके सेव कर देंगे तो वो सेव ही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो हाई स्कूल हो गया। अब यहाँ पर इंटरमीडिएट भी आप इसी तरह भर लेंगे, इसमें मुझे कुछ नई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ग्रेजुएशन का बताता हूँ। ग्रेजुएशन के लिए आप यूनिवर्सिटी अपना सिलेक्ट कर लेंगे, कॉलेज का नाम डाल लेंगे, और जो पासिंग ईयर होगा तो वो पासिंग ईयर भी डाल लेंगे। अब आपका यहाँ पर जो आता है एडमिशन ईयर, तो आपको 3 साल पहले रख लेना है। जैसे मान लीजिए पासिंग ईयर 2015 है तो एडमिशन ईयर आपका 2012 होगा, क्योंकि ग्रेजुएशन आपका 3 साल का है, और लिविंग ईयर आपका 2015 ही हो गया। मार्क्स में आपको अपने मार्क्स डाल लेने हैं। अब यहाँ पर जो ये है डिवीज़न, तो डिवीज़न भी डाल लेंगे, सर्टिफिकेट नंबर भी डाल लेंगे। सर्टिफिकेट नंबर में याद रखिएगा दोस्तों, आपको अपना डिग्री का नंबर डालना है, अपनी डिग्री को निकलाना ज़रूर है। इधर बिना डिग्री के काम नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप अपना प्रोविजनल निकला लीजिएगा, उसका सीरियल नंबर यहाँ भर दीजिएगा। रिमार्क्स में आपको वही कोई डिस्टिंक्शन है तो डाल दीजिए, नहीं तो यहाँ पर NA कर दीजिए। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, तो हमको हमारे ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो हम कॉलम में 3 भरेंगे तो ये 3 ब्लैंक कॉलम हमको दे देगा। यहाँ पर हमको अपने सब्जेक्ट बनने हैं। सबसे पहले 2 सब्जेक्ट में हम अपने मेन सब्जेक्ट, पहले में सबसे अपना मेन सब्जेक्ट भरेंगे जिसमें हम अपना LT का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो भर देंगे। दूसरे में जो हमारा फाइनल ईयर में दूसरा सब्जेक्ट होगा वो भरेंगे। तीसरे में जो सब्जेक्ट हमने छोड़ा है हम वो सब्जेक्ट भर देंगे।
अब इसके मार्क्स कैसे भरने हैं दोस्तों? इसके मार्क्स आपको भरने हैं, जैसे मान लीजिए संस्कृत के आपको ऑप्टेंड मार्क्स भरने हैं, तो आप तीनों साल के ऑप्टेंड मार्क्स लेंगे, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल। और कितने में वो ऑप्टेंड मार्क्स हैं वो भी आप तीनों साल का ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह आप दूसरे सब्जेक्ट का और इसी तरह तीसरे सब्जेक्ट का। तीसरा सब्जेक्ट आपका जाहिर सी बात है कि 2 ही साल होगा, तो उसका 2 साल का ऑप्टेड मार्क्स और 2 साल का मैक्सिमम मार्क्स जोड़ के आप लिखेंगे। और एक बार इसको डालने के बाद ये आप चेक कर लीजिएगा कि ऑप्टेड मार्क्स आपका यहाँ से ऐड कर लीजिएगा तीनों का, तीनों सब्जेक्ट का, और उसको यहाँ से मैच कर लीजिएगा कि मैच होता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मैक्सिमम मार्क्स मैच होता है कि नहीं ये आपको मैच करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आना है, तो यहाँ देखिए स्नातकोत्तर पीजी में वाइट दे रहा है, मतलब ये एसेंशियल नहीं है, लेकिन अगर आपने पीजी किया है तो आप पीजी जरूर यहाँ पर दिखाइएगा। और डिटेल वैसे ही है, सब आप देख सकते हैं वैसे ही दिखाना है। पीजी में एक ही सब्जेक्ट होगा तो आपको एक डालना है, इसमें तीनों साल दोनों साल का जोड़ने का कोई मतलब नहीं, वो एक ही सब्जेक्ट आपको दिखाना है। इसी तरह आपको यदि अन्य कोई हो, जब भी आपका सारा भर जाएगा तो आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, तो आपकी एजुकेशनल प्रोफाइल यहाँ कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये फॉर्म मैं पहली बार ही कर रहा हूँ, मैं भी करके देख रहा हूँ क्या क्या इसमें ऑप्शन है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि जो अगला ऑप्शन हमारा आ रहा है वो आ रहा है स्पेशल एकेडमिक डिटेल। तो इसमें क्या लिख रहा है, ग्रुप 1 गवर्नमेंट स्कूल। अब इसमें लिख रहा है राजकीय विद्यालयों, नंबर 1 में लिख रहा है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक की उपाधि। नंबर 2 भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक या बीएड की उपाधि। और बीएड आपको यहाँ दिखाना है, क्योंकि यहाँ पर हमको एक ही क्वालिफिकेशन डालनी है और ग्रेजुएशन हम दिखा चुके हैं, और यहाँ पर हमको केवल बीएड ही डालना है। तो वैसे ये आपका अपना चुन लीजिए यूनिवर्सिटी, फिर कॉलेज का नाम, फिर आपका पासिंग ईयर, फिर एडमिशन ईयर, फिर लीव ईयर, फिर एवोल्यूशन टाइप, मार्क्स है, परसेंटेज है, ग्रेड है, क्या है वो सब देख लें, डाल देना है। फिर आपकी डिवीज़न, सर्टिफिकेट नंबर, डिग्री का सीरियल नंबर होगा यहाँ पर, और रिमार्क्स में अगर कोई रिमार्क्स है तो ठीक है, नहीं तो एनए। और फिर सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर क्या करना है, वही 2 करके डाल देना है। और इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट में कॉलम नहीं खोल रहा है, तो आपको सब्जेक्ट में केवल एजुकेशन लिख देना है। आपको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, तो ये आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका आएगा अनुभव विवरण वाला। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो है एक्सपीरियंस डिटेल का। तो अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस अपना भर देना है, अपना डेजिग्नेशन भरना है, अपना पे स्केल भरना है, अपना ग्रेड पे भरना है, ये सब प्रेजेंट टाइम का ही भरना है दोस्तों। और फिर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हैं, ड्यूरेशन कब से कर रहे हैं और कब तक कर रहे हैं। अगर आप अभी तक कर रहे हैं, आप अभी प्रेजेंट टाइम में भी कर रहे हैं, तो आपको टिल डेट के चेक बॉक्स में यहाँ टिक कर देना है। वर्क प्लेस मतलब इस समय आपकी नियुक्ति कहाँ पर है वो। अगर आप जॉब छोड़ चुके हैं तो उसका आपको रीज़न भी यहाँ लिख देना है कि जॉब हम छोड़ चुके हैं। उसके बाद आपको यहाँ ऐड से क्लिक करके इसको ऐड कर देना है। उसके अलावा कोई और सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस है तो फिर से आपको नया एक्सपीरियंस यहाँ भर देना है। इनकेस आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको स्किप, यहाँ से स्किप कर देना है, इफ़ नॉट एप्लीकेबल। तो आपका ये पार्ट आगे निकल जाएगा। दोस्तों अब आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा प्रेफरेंस शीट का। तो यहाँ पर हमको प्रेफरेंस देनी है, तो यहाँ पर पद एक ही है तो उसमें कोई ज़्यादा बहुत सोचना नहीं है, इसी को हमको चुन लेना है और इस चेक बॉक्स को टिक कर देना है। तो ये प्रेफरेंस यहाँ पर आ जाएगी और फिर इसको यहाँ पर हमको सेव कर देना है। दोस्तों अब हमारा जो अगला स्टेप आता है वो है अन्य विवरण का। तो इसमें हमको क्या करना है, हमको 2 रेफरेंस के नाम देने हैं। रेफरेंस ऐसे हों कि जो कहीं जैसे आपके जानने वाले हों लेकिन आपकी फैमिली के मेंबर ना हो, आपके पड़ोस आस पड़ोस के हो, तो उनके आपको रेफरेंस देने हैं। यहाँ पर रेफरेंस में उनका नाम डालना है, फिर रेफरेंस का उनका एड्रेस डालना है, उनका मोबाइल नंबर और उनका एक ईमेल आईडी। मतलब ऐसे कैंडिडेट हो जो आपको लगभग 6 महीने से ज़्यादा जानते हो और वो आपके फैमिली के मेंबर ना हो, तो वो उनका 2 रेफरेंस आप दे दीजिएगा। जैसे कि आप किसी की कोचिंग कर रहे हो तो अपने सर का दे दीजिए, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को, गवर्नमेंट सर्वेंट को जानते हो, उनका रेफरेंस दे दीजिए जो आपके जान परिचय में हो। तो ऐसे 2 लोगों का आपको रेफरेंस यहाँ पर भर देना है। उसके बाद अदर रिक्वायर्ड डिटेल में पूछा है यदि आवेदक भारत सरकार, राज्य सरकार या अन्य किसी शासकीय अशासकीय संस्था में कार्यरत है तो सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाए। तो अगर आप नौकरी में हैं तो आपको ये यस करना है। यस करने के बाद आपको इसको विवरण देना है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र किसका, किससे बना है, किसने बनाया है, ये सब डिटेल यहाँ पर आपको डाल देनी है। 400 वर्ड से ज़्यादा आपको डिटेल नहीं डालनी है।
वही लिख के आ रहा है एनओसी सर्टिफिकेट नंबर एंड डिटेल्स, वही नंबर होगा उसका, सर्टिफिकेट नंबर होगा और किसने बनाई है, किस डेट में बनी है, ये सब आप यहाँ पर भर दीजिएगा। अगर नहीं है आपकी नौकरी में नहीं है तो इसको आप नो कर दीजिएगा। इसके बाद आपका आएगा क्या आप कभी किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए गिरफ्तार, अभियोजित अथवा आबद्ध अर्थदंडित दोष सिद्ध किए गए हैं, तो अगर ऐसा कुछ है या फिर डिबार किए गए हो किसी परीक्षा के लिए तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको सो नो करना है। वैसे तो ये नो ही रहता है सब, केवल ऊपर वाले को छोड़ के, क्योंकि ऊपर वाला हो सकता है, बाकी तो आपका नो ही रहेगा। क्या आपके खिलाफ उच्च न्यायालय विश्वविद्यालय में किसी मतलब कोई केस चल रहा हो, बात चल रहा हो, तो इसको भी आपको नो ही करना है। अगर आप जॉब कर रहे हो उस जॉब में आपके ऊपर कोई जांच वगैरह हुई हो, सतर्कता जांच प्रारंभ की गई हो, तो वो भी डिटेल आपको देनी है, अगर ऐसा हुआ है, नहीं तो नो। अब जो लास्ट वाला है, ये विगत 5 वर्षों में आवेदक जिन जिन स्थानों पर 1 वर्ष से अधिक तक प्रवास किया गया हो, ऐसे स्थानों पर प्रवास की अवधि तथा निवास का पता दिया जाए। तो आज की डेट से विगत 5 वर्षों में अगर आपने एक ही जगह पर किया है, पहले तो इसको हमको यस करना है। अब यस करने के बाद लास्ट 5 ईयर में हमको देख लेना है कि 1 वर्ष से ज़्यादा अगर हमने अलग अलग स्थानों पर निवास किया है तो हमको वो उनका सारा एड्रेस डाल देना है। जैसे पहले नंबर पे हम ऐसे 1 नंबर करके डालेंगे, एक स्थान से ज़्यादा है तो हमको 1 नंबर पे डालेंगे यहाँ पर एड्रेस। जैसे विलेज डाल देंगे, कुछ भी किसी विलेज में किया है तो विलेज डाल देंगे, फिर पोस्ट डाल देंगे उसका मतलब पिन कोड के साथ। अब इसके बाद दूसरा हमको करना है, तो जैसे ही हमारा पहला एड्रेस ख़त्म होगा तो उसके आगे से हम दूसरा नंबर डाल के दूसरा एड्रेस डाल देंगे पिन कोड के साथ। अगर एक ही सिंगल एड्रेस है तो आप सिंगल ही डाल दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ भी आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो आपका ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फाइनल सबमिट। यहाँ पर एक घोषणा पत्र दिया होगा जहाँ आपका नाम लिखा होगा, आपके पिता का नाम लिखा होगा, तो इसको हमको सबमिट करना है। अब हमको ये डिक्लेरेशन को यहाँ से यस करना होगा। यस करने के बाद हमको यहाँ पर प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करना होगा जिससे कि हम अपना प्रीव्यू देख सकें। इसके बाद दोस्तों आपका एक प्रीव्यू आ जाएगा, उसमें आप पूरा प्रीव्यू देख लीजिएगा अच्छे से कि आपने क्या क्या भरा है। और उसके बाद आपको यहाँ पर ये चेक बॉक्स को टिक करना है अगर सब कुछ सही है। इनकेस अगर अभी आपको सही करना है तो मॉडिफाई पे आपको क्लिक कर देना है। और मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद आपको इसको मॉडिफाई कर लेना है, जो भी डिटेल है, और फिर से यहीं पर आकर आपको चेक बॉक्स पे टिक करना है। दोस्तों इसके बाद हमको यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है जिससे कि ये हमारा फॉर्म यहाँ से सबमिट हो जाएगा, कन्वेंशनल फॉर्म हमारा पूरा हो जाएगा। मैं यहाँ प्रोसीड पे क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे मैं प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा तो ये लॉक हो जाएगा। हालांकि एक ऑप्शन हमको मिलेगा मॉडिफाई करने का, लेकिन ये दूसरे कैंडिडेट का फॉर्म है तो अभी वो मेरे साथ है नहीं, तो मैं उनकी बिना रजामंदी के इसको प्रोसीड पे क्लिक नहीं कर सकता जब तक कि वो फॉर्म को देख ना ले। मैंने ये केवल आप लोग को दिखाने के लिए ही उनका फॉर्म खोला था, इसलिए मैं उसको भी प्रोसीड नहीं करूँगा। प्रोसीड करने के बाद ये सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपका खुलेगा डॉक्यूमेंट वाला पोर्टल पोर्शन, तो हमको वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो वो मैं पार्ट अभी आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि डॉक्यूमेंट मैं इसको सबमिट नहीं कर सकता हूँ जिससे कि वो खुले। वो पोर्शन मैं आपको आगे अगले वीडियो में दिखाऊंगा। और उसके बाद वैसे डॉक्यूमेंट में मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या आपको लगाना है, वो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो चलिए मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा पहला पार्ट में टिक हो गया है, वो फी डिपोजिशन वाला वो दिखा रहा है। दूसरा फॉर्म टिक इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मैंने उसको फाइनल सबमिट नहीं किया है, इसलिए वो टिक नहीं दिखा रहा है। और तीसरा जो पार्ट है वो है अपलोड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करना ही होगा। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, अभी मैं उस पार्ट को आपको लाइव नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने फॉर्म को सबमिट नहीं किया है। तो यहाँ पर अब देखिए मैं इनके जो नोटिफिकेशन में है यहाँ पर दिया गया है कि सभी अभ्यर्थी निर्देशों एवं प्रक्रिया का भली भांति अध्ययन करने के उपरांत उसका पालन करते हुए प्रत्येक स्तर पर ऑनलाइन सूचनाएं भरकर एवं पूर्ण संतुष्ट होकर सेव कर लें। अभ्यर्थियों को पद की प्रेफरेंस भी भरनी है जो कि हम लोग ने भरा है अभी। दिए गए फॉर्मेट पर अभ्यर्थियों को समस्त संलग्नकों तथा प्रत्येक वर्ष की अंक तालिकाओं, उपाधियों तथा अन्य सभी दावों से संबंधित प्रमाण पत्रों की पीडीएफ फाइल जिसकी साइज अधिकतम 2 MB तक हो अपलोड करना अनिवार्य है। और इसकी लास्ट डेट जो है सबमिट करने की वो 11 मार्च 2026 है। और आपको जो इसको भेजना है आयोग को वो 16 मार्च तक आपको इसको भेजना है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है दिनांक 18 मार्च तक, सॉरी 18 मार्च को शाम को 5 बजे तक आपको या तो रजिस्टर डाक से या फिर इसको आपको बाय हैंड जाके जमा कर देना है आयोग के काउंटर नंबर 3 पर, गेट संख्या 3 पर, पूछताछ काउंटर पर इसको जमा कर देना है।
तो जब उस फॉर्म को आप पूरा भर लेंगे तो आपका वो फॉर्म सेट एक निकलेगा कन्वेंशनल फॉर्म, जिसका प्रिंट आउट ले लेंगे, उसके साथ एक एड्रेस स्लिप भी निकलेगी। तो आपको उस फॉर्म को पूरा सारी जितना भी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ लगाकर आपको उसको भेज देना है आयोग के कार्यालय, और जो भी आपकी एड्रेस स्लिप निकलेगी उसको लिफाफे के ऊपर चिपका देना है और उसको आयोग के कार्यालय में भेज देना है, या तो रजिस्टर्ड डाक से और या फिर बाई हैंड जाके जमा कर देना है 18 मार्च 2026 तक। तो जो आपका डॉक्यूमेंट है दोस्तों, तो यहाँ पर उसको आपको करना क्या है कि डॉक्यूमेंट आपको 2 MB तक अपलोड करना है, दिया गया है उसमें सारी आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसकी सारी मार्कशीट, मतलब सारे साल की, सारे ईयर की मार्कशीट, प्लस आपको उपाधियों यानी डिग्री, आपको डिग्री भी लगानी है। और सभी दावों, जैसे आपके आरक्षण का दावा है, OBC, WS, SC, ST, विकलांग, दिव्यांग, ये जितने भी दावे हैं इन सब के फॉर्म, आपके प्रमाण पत्र, इस सबको आपको PDF फाइल बनाकर 2 MB तक आपको उसको अपलोड कर देना है। मुझे पता नहीं ये मुझे एक ही फाइल पे अपलोड करना है कि अलग अलग करना है, ये मैं आपको आगे अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, जबकि मैं इस फॉर्म को कंप्लीट कर लूँगा, तब मैं आपको अगला वाला पार्ट इस पे बताऊंगा दोस्तों कि आपको कैसे क्या सबमिट करना है, कैसे क्या फाइल को अपलोड करना है। तब तक आप अपने इस फॉर्म को भरिए, और उसके बाद अगर आपको दिखता है डॉक्यूमेंट अपलोड तो मुझे बताइए कैसे क्या होगा। आप भी मुझे बता सकते हैं कि सिंगल फाइल में अपलोड करना है कि अलग अलग फाइल बनाकर इसको अपलोड करना है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, और मैंने आपको LT ग्रेड मेंस के बारे में, जो फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरा जानकारी बता दी है। थोड़ा सा पार्ट बाकी रह गया है डॉक्यूमेंट अपलोड का, जो मैं आप लोग को नहीं बता पाया हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे परमिशन की ज़रूरत होगी। जिस कैंडिडेट का मैं फॉर्म खोले हुआ था वो कैंडिडेट अभी मेरे पास नहीं था, मेरे साथ नहीं था, जिसके लिए मैं उसको कंप्लीट फॉर्म नहीं कर पाया हूँ। आप लोग अगर अपना फॉर्म भरिएगा, तो अगर आप लोग मेरी हेल्प कर पाइएगा तो डॉक्यूमेंट सेक्शन वाला मुझको आप बता सकते हैं, स्क्रीनशॉट देके मेरे टेलीग्राम चैनल में स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं कि डॉक्यूमेंट सेक्शन का, कि कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड होना है, सिंगल फाइल में है या अलग अलग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में अपने बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। तो तब तक आप वेट करिएगा, और हाँ दोस्तों, बहुत सावधानी पूर्वक वीडियो को अच्छे से देख कर ही फॉर्म भरिएगा, नहीं तो अगर आप स्किप करेंगे तो कुछ ना कुछ आप मिस कर जाएंगे। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। उससे आपको एक फ़ायदा और होगा कि आप अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो जो मेरा जो पार्ट 2 है वो आपको बिना ढूंढे हुए मिल जाएगा, बिना किसी मेहनत के। अगर आप सब्सक्राइब किए रहे होंगे तो नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा, नहीं किए रहे होंगे तो फिर आप मेरे चैनल को खोजते रहेंगे और वो पा नहीं पाएंगे, फिर आप मेरा दूसरा पार्ट, वीडियो का दूसरा पार्ट आपको मिलने में दिक्कत होगी। तो इससे अच्छा है कि आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो आपको भी फ़ायदा होगा और मेरा तो फ़ायदा होगा ही। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।